गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा पीवाईक्यू से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर है, जहाँ हम अपने अगले जो क्वेश्चंस है दिसंबर 2023 का जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसके जो क्वेश्चंस है आगे हम वो डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब तक हमारे जो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं पीवाईक्यू से रिलेटेड वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, क्या तरीका है, और बिल्कुल अगर आप उस तरीके को फॉलो करते तो कितने सारे आप क्वेश्चंस देख चुके हैं कि सोल्व हो जाते हैं। और काफी सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो हमारे नोट से भी आ रहे हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चंस है भी वो भी हमारे नोट से ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से चीजों को देखना होगा, समझना होगा। और ये चीज आप नोट कर चुके होंगे कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, जो मैं बार बार बोलती रही हूँ कि आपको वीडियोस को 2 से 3 बार देखना चाहिए, नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, हर स्टेटमेंट का एक मतलब है नोट्स के अंदर, उनको अच्छे से समझना चाहिए, तो आपके जो क्वेश्चन है किस तरीके से सोल्व हो रहे हैं। ठीक है। और अब तक आप देख चुके होंगे कि कितने जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो लगभग हमारे सारे नोट से ही आए हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारे जो नोट्स है वो बिल्कुल टू द पॉइंट है और आपके लिए कितने बेनिफिशियल है ये नोट्स। अगर आपके पास ये नोट्स अवेलेबल हैं तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों के ने अभी तक अपना जो सिलेबस है वो कवर कर लिया होगा, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ये सारे कवर कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी के सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे अगर आप वो सारे सब्जेक्ट्स अभी पढ़ रहे हैं तो अगर किसी भी स्टूडेंट का कहीं से कोई भी डाउट है ना किसी भी सब्जेक्ट से, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो डाउट्स हैं उनको सोल्व करूं और आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। और मैं अभी भी आपसे बोल रही हूँ कि आप अपने नोट्स जो हमने बनवाए हैं तो उनको प्लीज आप ध्यान से पढ़िए, लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए। आपके जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं नोट से बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे आपके 70 से 80 क्वेश्चंस इन्हीं नोट से आ रहे हैं। तो अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो प्लीज अपना ध्यान से जरूर पढ़िए। और आपका लगभग 8 दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला है, 7-8 दिन बाद। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल टू द पॉइंट रखिए, रिवीजन करिए, शाम को हर रोज पीवाईक्यू जरूर लगाइए, हमारी इन क्लासेस को देखिए, ताकि जो तरीका है पीवाईक्यूज को सोल्व करने का वो आपका अच्छा हो सके और आप अपने काफी सारे क्वेश्चंस इस तरीके से सोल्व कर पाओगे। क्योंकि ये तरीका यूज्ड तरीका है, मुझे खुद एक्सपीरियंस है इस तरीके का और मैंने यूज किया हुआ है, मेरे काफी क्वेश्चंस इससे ठीक हुए थे। तो एलिमिनेशन का जो मेथड है ये बहुत बेनिफिशियल मेथड है, तो ये सारे स्टूडेंट्स को यूज करना आना चाहिए। ठीक है। और क्वेश्चंस को कितना ध्यान से पढ़ना है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को अभी भी किसी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं तो प्लीज हमें ईमेल जरूर करो। ईमेल आपको इस वीडियो के पिन कमेंट पर पता चल जाएगा और वहीं से आपको नोट्स की फीस भी पता चल जाएगी। और पिन कमेंट से ही आपको पता चल जाएगा कि किसके सब्जेक्ट के हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और कितने प्राइस पर कर रहे हैं। तो वो भी आप जरूर परचेज करें, क्योंकि उन मॉक टेस्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं वो बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे लेकिन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के मिलेंगे, जहां आपको पता चलेगा कि जो यूजीसी नेट का लेवल है अब वो एक लेवल ऊपर हो चुका है और बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चंस जैसे पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चंस हमने अपने मॉक टेस्ट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो मॉक टेस्ट तो सबको खरीदने ही चाहिए, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पर हम दे रहे हैं। तो अगर किसी भी बच्चे को चाहिए तो प्लीज हमें ईमेल जरूर करो, जिसके लिए आपको पिन कमेंट चेक करना होगा। सभी बच्चों को मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर को, जहां हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, जिसकी आईडी है 4101। ये हमारी आईडी है भाई। तो क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन, जो कि कंपनी लॉ का क्वेश्चन है। कंपनी लॉ का क्वेश्चन है, कंपनीज के बारे में पूछा गया है। तो लिस्ट 1 में दिया गया प्रोड्यूसर कंपनी है, लिस्ट 2 में स्टैट्यूटरी कंपनी दी गई है, पॉइंट 3 दिया गया सेक्शन 8 की कंपनीज, पॉइंट 4 दिया गया है स्मॉल कंपनी। तो ये सारी कंपनी दी गई है और दूसरी लिस्ट में कुछ स्टेटमेंट दी गई है जो पूछ रहा है कि क्या कौन सा चीज किससे मैच कर रहा है। तो दूसरी लिस्ट में पहला पॉइंट दिया गया है डू नॉट नेसेसरली रिक्वायर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें जरूरी नहीं है कि उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो। ठीक है, ओके, इट्स वेरी इजी। दूसरा है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ऐसी कौन सी कंपनी है जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए एसोसिएशन नहीं बनाती है, मतलब एसोसिएट नहीं होती है।
तीसरी है सेक्शन 8 की कंपनी कौन सी कंपनी होती है। ओके, इट्स वेरी इजी। स्मॉल कंपनी कौन सी होती है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वैसे तो बहुत इजी है, बट मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने आपको ये पॉइंट क्लिक करवाया होगा कंपनी से रिलेटेड। वैसे तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज मैंने आपको करवाए हैं, लेकिन वहां पर मैंने स्मॉल कंपनी करवाया होगा, और प्रोड्यूसर और स्टैट्यूटरी और सेक्शन 8 की जो कंपनी है ये मैंने आपको नहीं बताया होगा। ठीक है, सो जो स्मॉल कंपनी है, पहले तो ये देख लो, इसकी जो डेफिनेशन है ये दी गई है सेक्शन 8 क्लोज 2 क्लोज 85 में ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। मुझे एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन याद नहीं है, लेकिन वो पेड अप शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, इतना मैं क्लियर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल से रिलेटेड एक ही पॉइंट है, वो है डी, ये 4th पॉइंट है। तो डी का 4th होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ डी का 4th एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, और 4th भी नहीं होगा। तो डी का होगा 4th, सॉरी 79 का सेकंड जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बाकी के जो पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जो सेक्शन 8 की कंपनी है, ये जो कंपनीज है ना, ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए एसोसिएट नहीं होती है। तो सी का यहाँ सेकंड जो ऑप्शन है वो होगा। सेक्शन 8 की कंपनी को स्मॉल कंपनी भी नहीं कहा जाता, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो कंपनी है, इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनको ये बोलते हैं एनपीओ बोलते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव होता है इनका, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये जो कंपनीज हैं इनको बेसिकली सेक्शन 8 कंपनीज के नाम से जाना जाता है। और ये जो कंपनीज है ये गवर्न होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं ये सारी पॉइंट आपको साथ में नोट्स में लिखवा देती हूँ ताकि आपको ये याद रहे। दूसरी, अगर हम स्टैट्यूटरी कंपनीज की बात करें, तो जो स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं ये क्रिएट की जाती है, जो स्टेट या जो फेडरल गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव एक्ट होते हैं उनके द्वारा ये क्रिएट की जाती है, और इनमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो आपको स्टैट्यूटरी कंपनी ध्यान रखना है, बी का पॉइंट फर्स्ट होगा। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर कंपनीज की बात करें, तो ये प्रोड्यूसर कंपनीज बनाई जाती है कोऑपरेटिव को कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए। बेसिकली प्रोड्यूसर जो कंपनीज होती है ये एक लीगल एंटिटीज है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है इनके फीचर्स को कंबाइन करके बनाई जाती है। ठीक है, और जो प्रोड्यूसर कंपनीज होती है इनको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज भी बोलते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में FPOS के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो ये पॉइंट मैं आपको लिखवा देती हूँ नोट्स में एक बार, ताकि आपको ये याद रहे। क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है, बट ये पॉइंट्स लिख लो। कंपनी लॉ, तो पहले हम बात करें प्रोड्यूसर कंपनीज की। ताकि आगे अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग में ऐसा कुछ पूछा जाता है, कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान हो। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे नोट्स में नहीं है, बट मैं साथ साथ में आपको लिखवा देती हूँ जो मुझे पता है, ध्यान में है जो चीज़ें मेरे। तो इस जो प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, दे फॉर्म्ड टू कन्वर्ट कोऑपरेटिव into company producer companies is a legal entity that combines the features of a cooperative society and a private limited company. ठीक है, उसके अलावा ये बात भी ध्यान रखना दैट प्रोड्यूसर कंपनीज ऑल्सो नोन एज
फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, यानी FPOS। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी के बारे में। कंपनी इज क्रिएटेड बाय अ स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट legislative act and do not necessarily require memorandum of association, तो इस स्टैट्यूटरी कंपनी के बारे में बात आपको ध्यान रखनी है, यानी MOA। नेक्स्ट हमारा एक और पूछा गया था ना, सेक्शन 8 की कंपनीज, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इट इज एन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, and governs the registration of, सेक्शन 8 बात करता है governs the registration of नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NPOS। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? चैरिटेबल, विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स, ये लिख लो यहाँ पे। So these company are known as Section 8 companies and are governed by the Ministry of Corporate Affairs। MCA बोलते हैं जिसको, ठीक है। और ये सेक्शन 8 की जो कंपनीज होती है स्मॉल कंपनी नहीं होती है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना। ना ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं ये स्मॉल कंपनीज होती हैं, इट इज नॉट स्मॉल कंपनी, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट था स्मॉल कंपनी का, वो भी हम देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन आप देख लेना, जो शेयर पेड अप शेयर कैपिटल दी गई है वो क्या है बताई गई है, लेकिन इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 85 में दी गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट यहाँ से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, जिसका आंसर है सेकंड, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, जिसकी आईडी है 4064। तो क्वेश्चन है, ये हमारा आईपीसी का क्वेश्चन है, जिसपे पूछा गया है दैट जो हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, इसके अंदर हम कब किसी पर्सन की डेथ कोज कर सकते हैं, और इसके बारे में आईपीसी का कौन सा सेक्शन बात करता है, ये इसमें पूछा गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। पहला सेक्शन 100 ओनली, दूसरा है सेक्शन 100 और 103 ओनली, और तीसरा है सेक्शन 103, और चौथा है सेक्शन 100, 103 और 105, ये ऑप्शन है।
तो अगर आप आईपीसी के आपको प्राइवेट डिफेंस के सेक्शन से याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 105 बात करता है कि कब प्राइवेट डिफेंस शुरू होगा और कब तक कंटिन्यू रहेगा, मतलब कब वो शुरू होगा और कंटिन्यू रहेगा, कमेंसेस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। तो 103 में 105 में बात की गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यूज एंड कमेंसेस। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन तो होगा नहीं भाई, तो यहां से फोर्थ ऑप्शन तो हमारा निकल ही गया। बात रही 100 और 103 की, तो 100 और 103 दोनों में ये बात की गई है, तो अकेले अकेले ये भी नहीं होंगे। सेकंड ऑप्शन इसका हमारा ठीक होगा। क्या बात हुई है, देखो सेक्शन 100 में अगर आपको याद हो तो हमने बात की कि किन किन क्राइम के अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस का यूज करके डेथ कोज की जा सकती है। जैसे एसिड अटैक है, कोई डेथ का फियर है या कोई रोबरी है, तो इन मामलों में डेथ कोज की जा सकती है। 103 में इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई कि कब डेथ कोज की जा सकती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपको सेक्शंस याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्यादा कोई इसमें नहीं है, हमारे नोट से ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको ग्राफ के जरिए ये क्वेश्चन जो सेक्शन है डिटेल में समझाए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है भाई, ये कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव अ कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स इज प्रोवाइडेड अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर दी गई है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट। तो फोर्थ तो है नहीं, फंडामेंटल राइट भी नहीं है। बात रही डीपीएसपी की और फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो अगर कल आपको याद हो एक क्वेश्चन हमने किया था जहां हमने बात की थी कि कौन से आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्लेसेस की बात की गई है। तो जो हमारा डीपीएसपी है वो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्लेसेस की बात करता है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। वहां एक ऑप्शन दिया गया था आर्टिकल 51A क्लोज जी इसके बारे में बात करता है या 51A क्लोज जे इसके बारे में बात करता है। तो ये 51A क्लोज जी है जिसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जे नहीं है, जे मुझे याद नहीं है किस चीज के बारे में, मुझे ट्रिक याद है पर उससे अगर मैं ध्यान से सोचूं किस चीज के बारे में है। देखो के तो वो एजुकेशन से रिलेटेड है, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है तो ये एक्सेलेंस से रिलेटेड कुछ होगा। एक वर्ड याद आ रहा है बस, एक्सेलेंस। ये ध्यान देख लेना, ये एक्सेलेंस से रिलेटेड है, कोई और है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो क्लोज जे के अंदर दी गई है, 10th ड्यूटी है जो हमारी, ये ध्यान देख लेना। ये हमारा जो क्वेश्चन 81 है इसका आंसर सेकंड है, ये आप देख लेना। ठीक है, ये प्रॉपर ठीक है। ठीक है, जो 51A क्लोज जी के अंदर दी गई है ये फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ पेटेंट इज प्रोटेक्टेबल इन इंडिया। यानी पेटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी हमारे आईपीआर के सेक्शन से इंडिया सेक्शन से क्वेश्चन है। तो ये पूछा गया है कि इंडिया में किस तरह का पेटेंट प्रोटेक्टेड है। पहला डिजाइन पेटेंट, दूसरा यूटिलिटी पेटेंट, तीसरा प्रोसेस पेटेंट और चौथा प्लांट वैरायटी पेटेंट। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तो आपको याद हो मैंने पेटेंट में बताया था 3 चीजें प्रोटेक्टेड होती है, एक तो प्रोसेस होती है, एक मेथड होता है और एक जो प्रोडक्ट होता है वो खुद। तीनों चीजें प्रोटेक्टेड है इंडिया के अंदर। तो इसमें प्रोसेस दिया गया है तो प्रोसेस इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 4046 जो क्वेश्चन की आईडी है उसका आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने डिटेल में आपको नोट्स में बताया भी है और हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है हमारे लेक्चर्स में। तो अगर पेटेंट से रिलेटेड जो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हो तो प्लीज देखना, क्योंकि वहां से अब बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द कंट्री, यानी हमारा कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पता चल रहा है। कह रहा है कि कौन सी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये कह रहा है कि कौन सी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होगा। ठीक है, ये बात बोले कि किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ ये बात लिखे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है।
ये बात लिखिए साफ साफ। तो ऑप्शन दिए गए हैं यूएसए में, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में और यूके में। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। देखो यूके का तो अनरिटन है, साफ पता चल रहा है यूके का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो डी ऑप्शन होगा नहीं, जहां जहां डी है वो काट देते हैं, ए बी बी सी ए सी बी डी, तो फोर्थ ऑप्शन कट गया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली कहीं ये बात नहीं लिखी है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ ही रखा है, तो वहां से तो ये पता चल जाएगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली ये बात नहीं बोली गई है। ठीक है, केशवानंद भारती केस का है जहां ये बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ये बात अलग है। ठीक है, तो हमारा जो सी है, जहां पर सी दिया गया वो भी कट जाएगा, तो ए और सी कट गया, बी और सी कट गया, ऑप्शन बचा ए और बी, यूएसए और साउथ अफ्रीका। यूएसए में का तो सबको ही पता है, वहां लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली। साउथ अफ्रीका में आपको डाउट हो सकता है, तो एलिमिनेशन मेथड से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इजी है ना, तो आप एलिमिनेशन मेथड से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट आपको पता है क्वेश्चन में, अगर कहीं आप कंफ्यूज हो तो क्वेश्चन सोल्व है भाई वहां से। ठीक है, आई होप आपको ये तरीका पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्या कहता है ये कहता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्या लगाना है भाई? द इंसर्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द आईपीसी। अच्छा, ये कह रहा है कि आईपीसी में ये 4 सेक्शन कब कब इंसर्ट किए गए, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहले देखते हैं बात क्या क्या करता है। सेक्शन 124A ये बात करता है सेडिशन की, ये मेरे को पता है कब इंसर्ट किया गया, ये किया गया था 1870 में। सेक्शन 153A ये पता तो है किसके बारे में बात करता है, ये कहता है कि जो अलग अलग हमारी कम्युनिटीज है, चाहे वो रिलीजियस कम्युनिटी हो, रेशियल कम्युनिटीज हो, अगर उनके बीच में कोई एनिमिटी भड़काने की कोशिश करता है तो उसकी पनिशमेंट दी है इसमें। लेकिन ये इंसर्ट कब किया गया वो नहीं पता, तो इसका हमारा डाउट है, चलो ये छोड़ देते हैं। 120A ये बात करता है क्रिमिनल कंस्पायरेसी की, ये भी पता है कब इंसर्ट किया गया है, ये किया गया 1913 में। आई होप सबको पता हो, हमारे लेक्चर्स आपने देखे हो तो वहां से आपको पता होगा। 304B ये बात करता है डावरी डेथ की, और ये मैंने आपको बताया ही था, ये कब आया था 1986 में। तो हमें 3 पता है कब इंसर्ट हुए हैं, 1 नहीं पता है। 153 जो बात करता है कि जो हमारी कम्युनिटीज हैं, चाहे वो रेशियल कम्युनिटी हो, रिलीजियस कम्युनिटी हो, किसी भी तरह की कम्युनिटी हो, अगर उसमें कोई एनिमिटी भड़काने की कोशिश करता है तो उसकी पनिशमेंट दी गई है। चलो ऑप्शन देखते हैं। हमारा पहला है दिया गया है ABCD, पहला ऑप्शन। दूसरा दिया गया है ACBD, यानी हमारा डी लास्ट में होना चाहिए 1986। 2 में डी लास्ट में है, ये गलत है। हम अपना चेक करें ये कब इंसर्ट हुआ। 153A, एक सेकेंड। तो हमारे 2 ऑप्शन बचे हैं, पहले और दूसरे में से कौन सा आएगा, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा बी क्या कब हुआ। इंसर्शन ऑफ सेक्शन 153A ऑफ द आईपीसी, तो ये हुआ 1898 में भाई। ये कब इंसर्ट हुआ? 153A, ये इंसर्ट हुआ 1898 में। तो हमारा सी और डी तो आएगा ही लास्ट में, उससे पहले हमारा बी आएगा, फिर ए आएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे इसके गलत है। तो 3 हमें पता थे, वहां से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता, लेकिन एक थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा था तो हमने गूगल का सहारा ले लिया। पेपर में तो गूगल का सहारा भी नहीं हो सकता, बट एक यहाँ से आपका 80% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जो 20% हो आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, बट आपका क्वेश्चन हो सकता है ये सोल्व। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो है द टर्म कॉन्ट्रा प्रोलेरेंटम मीन्स। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, जिसको नहीं पता हो मैं बता देती हूँ इसके बारे में। आई डोंट थिंक मैंने बताया है हमारे जो लेक्चर्स है वहाँ पर। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहले बात देख लेते हैं। पहला बात की गई, इसका मतलब है कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्ट्रैक्ट, नहीं। दूसरा, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी इंटरप्रेटेड लीगली, विच इज ऑल्सो नॉट करेक्ट।
तीसरा है लिमिटेड कंस्ट्रक्शन नहीं। चौथा है एम्बिग्विटी इज टू बी रिजोल्व अगेंस्ट द पार्टी हु इंसर्टेड लिमिटिंग टर्म। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा जो है ये फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। तो कॉन्ट्रा प्रोलरेंटम इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब है कि मान लो मैं इसको समझा देती हूँ। एक लेटिन फ्रेज है हमारा कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट द ऑफरर। तो उससे निकल कर आया ये, जिसका मतलब है कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करेगी उसके अंदर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एम्बिगुअस है तो उसका काम है उस एम्बिग्विटी को रिजोल्व करना अगेंस्ट द पार्टी जिसने उन टर्म्स को इंसर्ट किया है उसके अंदर। तो ये इसका मतलब होता है कॉन्ट्रा प्रोलरेंटम का। ठीक है, मैं आपको ये लिखवा देती हूँ। ठीक है, क्या होता है कॉन्ट्रा प्रोलरेंटम? कॉन्ट्रैक्ट so contra prolerentum it means ambiguity is to be resolved against the party who inserted limiting term। ठीक है, पहला पॉइंट ये लिखो। उसके अंदर लिखो इट इज अ लीगल डॉक्ट्रिन which says that क्या कहती है ये? which says that an ambiguous contract term should be interpreted against the party that drafted the contract। अब जो ऑफर करेगा वही तो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करेगा ना, क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस होंगे उसके अंदर। ठीक है, अगले की भी सुनेगा लेकिन ड्राफ्टिंग का काम उसी का होता है, कॉन्ट्रैक्ट वही बनाएगा ना। तो इट कम्स फ्रॉम लेटिन फ्रेज क्या बताया मैंने? कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम, which means against the offerer। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जो आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में हमने बात नहीं की थी अपने नोट्स के अंदर, जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट का क्वेश्चन है, प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस। मैंने बताया था जब हम आईटी एक्ट का साइबर क्राइम वाला चैप्टर कर रहे थे, अभी सैटरडे को ही हमने किया है, कि कैसा क्वेश्चन आता है वहां से कि पूछ लेते हैं कि कौन से सेक्शंस पे पनिशमेंट की बात की गई है। सेम वही क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है कि किस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। हम आपको साथ साथ में बताते भी चलते हैं लेक्चर के साथ साथ कि इस टॉपिक से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखो, इन्होंने पूछा कि आईटी एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस है जो पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जो साइबर क्राइम्स के सेक्शंस है वो सेक्शन 65 से शुरू हो रहे हैं। तो सेक्शन 65 है हमारा। दूसरा दिया है सेक्शन 66D, जो मैंने बताया था चीटिंग बाय पर्सोनेशन का सेक्शन है, जिसमें जो पनिशमेंट है वो 3 साल तक की पनिशमेंट थी, 2 लाख रुपए तक का फाइन था, अगर आपको याद हो तो। नहीं,
1 लाख रुपए तक का फाइन था। 3 साल तक की पनिशमेंट, 1 लाख रुपए तक का फाइन। और जो हमारा सेक्शन 65 था, जो टेम्परिंग मतलब जो सोर्स कोड है कंप्यूटर का, उसके साथ टेम्परिंग की जाती है, उसके बारे में बात कर रहा है, जिसमें वही 3 साल तक की पनिशमेंट थी, 2 लाख रुपए तक का फाइन, और ये बात हुई थी। और बोथ सेक्शन 67B, इसका अगर आपको याद हो तो सेक्शन 67A, सेक्शन 67 और सेक्शन 67B, ये तीन बात करते हैं साइबर पोर्नोग्राफी से रिलेटेड। तो सेक्शन 67B बात करता है अगर चिल्ड्रन को किसी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट में इन्वॉल्व किया जाता है तो उसके में पहली बार अगर ऐसा किया जाता है तो उसमें 5 साल तक की सजा है और 10 लाख रुपए तक का फाइन है। और दूसरी बार अगर ऐसा किया जाता है तो मैंने आपको बताया था 7 साल तक की सजा है और 10 लाख रुपए तक का फाइन है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान हो। सेक्शन 52 आई डोंट नो किस चीज के बारे में बात करता है, लेकिन सेक्शन 62 अपील टू हाई कोर्ट की बात करता है कि 60 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है कि अगर साइबर एपिलेटेड ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है उससे अगर पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो 60 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। तो 62 इसके बारे में बात कर रहा है। तो अगर आपको याद हो तो हमारे पनिशमेंट के जो सेक्शन है वो ABC है। मैंने बताया था 65 से शुरू होते हैं, तो ABC इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका तो डायरेक्ट है, मैंने बताया हुआ कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा हो तो क्वेश्चन बनेंगे भाई, यहाँ से बहुत डिटेल में एनालिसिस हुआ है चीज़ों का, तब जाके वो नोट्स इस तरह से प्रिपेयर हुए हैं और आपको बताया गया कि किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं इस बार। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो गया हो आपका, और आपको हमारे लेक्चर्स आपने ध्यान से देखे हों तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 87। एक सेकेंड, ऊपर चला गया। ये क्वेश्चन जिसकी आईडी है 4117। ठीक है, क्वेश्चन आईडी है। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट दी गई है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, यानी जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड है हमारा। डॉक्ट्रिन ऑफ जेयर्स, ये कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस ये डेवलप हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस मेड इन लॉ रिपोर्टिंग। जब जो लॉ रिपोर्टिंग का जो तरीका है लॉ के अंदर, जब उस सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट हुई, जब तब जाकर जो स्टेयर डिसाइसिस है कि डॉक्ट्रिन है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। स्टेयर डिसाइसिस का मतलब क्या होता है? लेट द डिसीजन स्टैंड। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि जो सिंस द लॉ इन इंडिया, जो इंडियन लॉ है ये मोस्टली बेस्ड है इंग्लिश लॉ पर, सो जो सिस्टम ऑफ लॉ रिपोर्टिंग है ये फेयरली डेवलप हुआ है इंडिया में। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है, ये कह रही है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस है ये डेवलप हुई है जैसे जैसे जो लॉ रिपोर्टिंग का सिस्टम था वो डेवलप हुआ है। और दूसरी स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो लॉ रिपोर्टिंग है ना इंडिया के अंदर, वो मतलब जो इंडियन लॉ है वो इंग्लिश लॉ पर पूरी तरह से मोस्टली बेस्ड है, तो जो लॉ रिपोर्टिंग का जो सिस्टम है वो इंडिया में भी डेवलप हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट मेरे हिसाब से तो ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका ठीक है। ठीक है, बाकी आपको आंसर की में एक बार मैच कर लेना, मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 87। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 88 इज ऑल्सो स्टेटमेंट गिवन क्वेश्चन, जो कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया है अ रोंग इज एन एक्ट कॉन्ट्ररी टू द रूल ऑफ राइट एंड जस्टिस। रोंग एक ऐसा एक्ट होता है जो राइट और जस्टिस के जो रूल्स होते हैं उसके अगेंस्ट होता है। ठीक है, ये बात सही है, पहली स्टेटमेंट तो ठीक है हमारी। दूसरी कह रहा है अ मोरल और नेचुरल रोंग क्या होता है? ये कह रहा है मोरल और नेचुरल रोंग इज एन एक्ट जो मोरली और नेचुरल रोंग हो और कॉन्ट्रेरी हो टू द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, ये बात भी ठीक है, नेचुरल रोंग नेचुरल जस्टिस के जो रूल्स होते हैं उसके अगेंस्ट होता है और मोरल रोंग भी उसके अगेंस्ट होता है। तीसरा है अ लीगल रोंग क्या होता है? लीगल रोंग इज एन एक्ट जो लीगली रोंग होता है, ठीक बात है, और ये कॉन्ट्रेरी होता है टू द रूल ऑफ लीगल जस्टिस एंड अ वायलेशन ऑफ द लॉ, ये भी बात ठीक है। ABC तो ठीक है हमारा। डी कहता है कि लीगल रोंग हमेशा मोरल रोंग होता है एंड मोरल रोंग इज ऑलवेज अ लीगल रोंग, ये बात तो गलत है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ई कहता है नेचुरल एंड लीगल रोंग कैन नॉट फॉर्म इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, मतलब ये जो सर्कल्स है ये नहीं बना सकता। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ही होते हैं ना, नेचुरल रोंग और लीगल रोंग। ये गलत है भाई, ये बात गलत है मेरे ख्याल से, दो, क्योंकि हमारे लीगल रोंग में नेचुरल जो प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो किया जाता है,
तो ई भी गलत है। डी और ई जहाँ है वो कट जाएंगे, बी डी ई फोर्थ में कट जाएगा, डी यहाँ पे भी है ये भी कट जाएगा, यहाँ पे भी है डी ये भी कट जाएगा। ए बी सी इज द करेक्ट आंसर, तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। तो यहाँ से देर एलिमिनेशन के मेथड से भी हो सकता है और बाकी आपको एक दो स्टेटमेंट पता है तो वहां से भी हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों मेथड इस पर अप्लाई हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं और ये जो हमारा आज का लेक्चर था ये आपको समझ में आया है। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। कल के लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कहीं ऑप्शन में आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करना और अपने ओपिनियंस भी ज़रूर देना। और इस लेक्चर को जितना ज़्यादा हो सकता है कि शेयर करो, लाइक करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ हमारे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करेंगे।